नमस्कार, मैं डॉक्टर विजेंद्र गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ये बीएससी पार्ट सेकंड के छात्रों के लिए है और जो अपने पास पेपर थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स, उस इलेक्ट्रॉनिक्स में यूनिट फर्स्ट, उस पेपर की यूनिट फर्स्ट में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है 4 टर्मिनल नेटवर्क। तो अपन यहाँ आज 4 टर्मिनल नेटवर्क के बारे में जानेंगे और ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की किताब के अंदर इसकी आगे चर्चा होती रहेगी। आज अपन कुछ बेसिक इक्वेशंस यहाँ निकालने की कोशिश करेंगे और ये बेसिक इक्वेशंस अपने पास आगे तक काम आएंगी, इसलिए आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रों। तो यहाँ सबसे पहले मैं बता दूँ, अपन ने पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि 4 टर्मिनल नेटवर्क के अंदर अपन या जिसको अपन हिंदी में चतुर टर्मिनल जाल के रूप में भी बताते हैं 1 1 और 2 2, या अपन ने ये 4 टर्मिनल नेटवर्क माना है। और इसके अंदर इस नेटवर्क में बहुत सारी प्रतिबाधाएँ हैं, प्रवेशताएँ हैं, इसमें संधारित्र है, इसमें इंडक्टेंस कॉइल है, जनित्र है, ये सब जुड़े हुए हैं इसके अंदर। तो एक सिंबल बॉक्स, ब्लैक बॉक्स की तरह अपन बात कर लेते हैं। और यहाँ I1 और V1, I1 इनपुट धारा इस 4 टर्मिनल नेटवर्क में, V1 वोल्टेज है एक टर्मिनलों के बीच में। इसी तरह I2 इसके अंदर 4 टर्मिनल नेटवर्क के अंदर जो धारा जा रही है 2 टर्मिनल से, और ये जो वोल्टेज है 2 टर्मिनलों के बीच में, उसको V2 से बताया है। तो ये चित्र अपने आगे तक काम आएगा। तो यहाँ अपन ने दोनों की धाराओं की डायरेक्शन, या एक बात ध्यान में रखनी है, दोनों की डायरेक्शन आपस में एक दूसरे के रिवर्स है। 4 टर्मिनल नेटवर्क को परिभाषित करने के लिए इसके 3 जो है प्राचल बताए जाते हैं या पैरामीटर बताए जाते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को बताने के लिए उसकी कुछ प्रॉपर्टी बतानी पड़ती है अपने को। तो छात्रों यहाँ 3 पैरामीटर्स यहाँ बताए हैं। यहाँ मैंने आपको लिखा भी है कि सबसे पहले जेड प्राचल या जेड पैरामीटर के नाम से जाना जाता है। दूसरा कहलाता है वाई प्राचल, जो अपने को प्रवेशता के रूप में बताया जाता है, ये प्रतिबाधा के रूप में बताया जाता है। और तीसरा जो होता है वो है शंकर प्राचल, जो मिक्स रहता है, एच प्राचल या इसको शंकर प्राचल, हाइब्रिड पैरामीटर के नाम से इसको अपन जानते हैं। या इन तीनों को अपन बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला वाला जो प्राचल है बिल्कुल सेम कैटेगरी दूसरे प्राचलों की भी अपन यहाँ डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहले जेड प्राचल लिया। जेड प्राचल का मतलब लेने के लिए अपन ने माना कि जो वोल्टेज है V1 और V2 ये I1 और I2 पे डिपेंड करती है। तो इसमें अपन ने माना कि V1 फंक्शन है, फलन है किसका, I1 I2 का। ये धारा है नेटवर्क, इसमें नेट 4 टर्मिनल नेटवर्क में जो बह रही है। इसी तरह जो ये V2 धारा है, V2 जो बोलता है, ये भी धारा I1 और I2 पे निर्भर करती है। अगर इनका आंशिक अवकलन किया जाए तो अपन जानते हैं बच्चों, इसको इस तरह से लिख सकते हैं dV1 और डेल V1 इस I1 के रेस्पेक्ट में dI1, इसी तरह ये I2 के रेस्पेक्ट में और dI2, इससे समीकरण 1 अपने पास मिल जाती है। इसी तरह से V2 के लिए अगर आंशिक अवकलन करें अपन, तो अपन ये लिख सकते हैं dV2 डेल V2 I1 के रेस्पेक्ट में, और इसी तरह V2 जो है I2 के रेस्पेक्ट में निकले अपन को समीकरण 2 निकल सकती है अपने पास। और ये समीकरण 1 और समीकरण 2 अपन है। और यहाँ पर ये देखें कि वोल्ट एम्पियर जो अभिलाक्षणिक रेखाएं हैं, वो अभिलाक्षी रेखाएं होने के कारण आंशिक अवकलन का मान, यहाँ पे ये जो आंशिक अवकलन है इनका मान कांस्टेंट है। तो इनका मान कांस्टेंट होने की वजह से अपन समीकरण 1 और 2 को अपन नए तरीके से नए रूप में अपन लिख सकते हैं। तो वो नया रूप क्या होगा समीकरणों का, वो देखो इस तरह से लिखेंगे अपन V1 ZI1 प्लस ZR I2, ये समीकरण हो गए 3 अपने पास। इसी तरह V2 ZFI1 प्लस ZOI2, ये समीकरण हो गए अपने पास 4। इसके अंदर ये प्रतिबाधा है Z। अब इनको इंडिविजुअल अपन बता सकते हैं कि ZI क्या है, ZR क्या है, ZF क्या है और ZO फॉर आउटपुट ये क्या है। तो सबसे पहले जहाँ मैं ये बता दूँ आपको कि जो ZI है, इस ZI को मैं लिख सकता हूँ Z11 इज इक्वल टू डेल V1 अपॉन डेल I1 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1 व्हेन I2 इज इक्वल टू 0, अर्थात खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा के रूप में अपन इसको बताते हैं। यहाँ से आप देखोगे कि ZI को अपन Z11 कह सकते हैं, निवेशी प्रतिबाधा कहलाती है ये। और अगर अपन देखें जो समीकरण 1 लिखी थी यहाँ पे, इस समीकरण 1 से अपन इसका मान डेल V1 अपॉन डेल I के रूप में भी बता सकते हैं।
या अपन इसको इस तरह भी कह सकते हैं, यहाँ पे अगर देखें I2 अगर 0 करते हैं अपन यहाँ पे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में I2 0 करते हैं तो यहाँ 0 रखते ही Zi का मान V1/I1 आ जाता है। ये निवेशी प्रतिबाधा कहलाती है। ये जब निवेशी प्रतिबाधा आ गई अपने पास, तो इसी तरह से बाकी के दूसरी प्रतिबाधाओं को भी अपन निकाल के यहाँ पे बता सकते हैं। दूसरी प्रतिबाधाओं में पहले सबसे पहले जैसे अपन ने Zi निकाली, अब अपन Zr की बात करते हैं। Zr को अपन लिखेंगे Z12 del V1/Zi2 V1/I2 when I1 0 समीकरण 3 से। ये खुले परिपथ की उत्क्रम प्रतिबाधा, उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा कहलाती है बच्चों। और हिंदी में, इसको अंग्रेजी में अपन रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस के नाम से अपन इसको बता सकते हैं। इसके अंदर वही Zr को अपन Z12 लिख सकते हैं। I1 0, अगर अपन इसको देखें यहाँ पे कि I1 0 करते हैं, I1 अपन ने 0 किया यहाँ पे, तो यहाँ 0 हो गया और V1 इसको अपन नीचे ले आएंगे V1/I2 और ये मिल जाएगा अपने को Zr। तो ये एक तरह से अपने पास दूसरी प्रतिबाधा आ गई जिसको उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा के रूप से अपन बता सकते हैं। इसी प्रकार से अपन आगे देखें बाकी की प्रतिबाधाओं को। ZO इसको निर्गत प्रतिबाधा या आउटपुट इम्पीडेंस के नाम से अपन जानते हैं और ये क्या लिखी जाती है Z22 del V2/I2 V2/I2 when I1 0। तो इसमें अगर समीकरण अपन देखें नीचे वाली समीकरण 4, अगर इसमें I1 में 0 कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ ZO आउटपुट इम्पीडेंस I2 को नीचे लिया हुआ, तो ये V2/I2 के रूप में अपन बता सकते हैं। और एक हो गई लास्ट ZF, जिसको खुले परिपथ की अग्र अंतरित प्रतिबाधा के रूप से अपन जानते हैं। और खुले परिपथ की अग्र अंतरित प्रतिबाधा को अपन इस तरह से बता सकते हैं Z21 del V1/I1 V2/I1 when, इसको लिख सकते हैं अपन I2 0। और इस समीकरण 4 से भी आप इसको निकाल सकते हो। I2 0 करेंगे, ZF का मान यहाँ देखो I1 नीचे आ जाएगा, तो ये V2/I1 आएगा। इस प्रकार से अपन चारों प्रतिबाधाओं के मान निकाल लेते हैं और इन मानों को अपन समीकरण 3 और 4 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज आई है, अगर अपन इनको समीकरण 3, 4 में लिखेंगे तो अपने को समीकरण मिलेगी V1 Z11I1 प्लस Z12I2 और V2 Z21I1 प्लस Z22I2। ये समीकरण 5, ये समीकरण 6। अगर इसकी मैट्रिक्स बनाए अपन तो V1/V2 जिसको Z मैट्रिक्स बोलते हैं, ये आ जाएगी Z11 Z12 Z21 Z22 और ये आ जाएगा अपने पास I1 और I2। ये मैट्रिक्स आगे 7 प्रतिबाधा मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। यहाँ देखो ये जो समीकरण है 5 और 6, ये आगे तक अपने काम आएगी, जो वोल्टेज के लिए बताई जा रही है। आगे अगर अपन इसको कई ट्रांजिस्टर में भी काम में लेंगे या और भी आगे इलेक्ट्रॉनिक्स में काम में लेंगे, हमेशा ये इक्वेशंस का जिक्र होगा। तो ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखनी है। ये मेन इक्वेशन है जो निकाल के अपन बता सकते हैं। तो ये तो हुई बच्चों सब जेड प्रतिबाधा, जेड पैरामीटर्स या जेड पाचाल जिसके रूप में अपन बता सकते हैं। अब इसमें अगर अपन सेकेंड को देखें, जिसको मैंने बताया था शुरू में लिखा है वाई पैरामीटर, जिसको अपन वाई प्राचल के नाम से जानते हैं। सारा प्रोसीजर करने का वही तरीका है, जो डिफ्रेंशिएट होता है, जो अंतर आता है वो ये ऐसा होगा, वहाँ वोल्टेज ली थी या धारा ली है अपन ने, वहाँ वोल्टेज धारा पे डिपेंडेंट थी और यहाँ पे धाराएं वोल्टेज पे डिपेंडेंट है। तो इसके फंक्शन V1 V2 F4 V1 और V2, इस तरह से अपने पास ये I1 जो धारा है इन वोल्टेज पे V1 V2 पे निर्भर करती है, I2 धारा V1 V2 पे निर्भर करती है। तो इस केस में अपन कह सकते हैं वाई पैरामीटर्स मिलेंगे अपने को, किसके? 4 टर्मिनल नेटवर्क के। अब 4 टर्मिनल नेटवर्क के जो वाई पैरामीटर्स मिलेंगे वही वापस जैसे पहले किया था, इनका हम से अवकलन करेंगे तो अपने को इक्वेशन मिलेगी dI1 del I1 अपॉन del V1 dV1 प्लस del I1 अपॉन del V2 dV2। ये होगी समीकरण 1। और
di2 is equal to del I2 upon del V1 dV1 प्लस del I2 अपॉन del V2 dV2। ये हो गई अपने पास समीकरण 9। तो ये दो समीकरण आ गई। अब उसी तरह अपन जानते हैं वोल्ट एम्पियर दिलाते वक्त का ढाल या आंशिक अवकलज जो है अगर नियत है कांस्टेंट है आंशिक अवकलज, तो इन समीकरणों को जैसे पहले लिखा था जेड पैरामीटर्स में उसी तरह इनको लिखेंगे I1 इज इक्वल टू YI V1 प्लस YR V2 और I2 इज इक्वल टू YF V1 प्लस YO V2। ये आ गई समीकरण 10 और ये समीकरण 11। तो ये y पैरामीटर्स के अपने पास समीकरण आई 10 और 11। अब इनकी जो वैल्यूज है जैसे अपन ने z पैरामीटर्स में बताई थी उसी तरह से इनकी वैल्यूज को भी यहाँ अपन समझा सकते हैं। जैसे सबसे पहले yi को लिखेंगे अपन y11 इज इक्वल टू del I1 अपॉन del V1 इज इक्वल टू I1 V1। ये कब आएगा? जब अपने पास when V2 इज इक्वल टू 0। उस केस के अंदर अपन समीकरण 10 को देखें अपन यहाँ अगर V2 का मान मैं 0 रखता हूँ तो अपने पास yi का मतलब I1 V1 के रूप में अपन बता सकते हैं। ये एक तरह से प्रवेशता है, इनपुट निवेशी प्रवेशता के रूप में बता सकते हैं अपन इसको। इसी तरह yr इज इक्वल टू y12 del I1 अपॉन del V2 इज इक्वल टू I1 अपॉन V2 when V1 इज इक्वल टू 0। ये रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस कहलाती है, उत्क्रम अंतरित प्रवेशता के रूप में बताते हैं। और ये भी समीकरण 10 से अपने पास आ जाएगी। जब V1 बराबर 0 करेंगे तो अपने पास YR का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा, V2 को नीचे ले आएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास I1 अपॉन V2। इसी प्रकार आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट को अपन इस तरह से निकाल सकते हैं y22 इज इक्वल टू del I2 अपॉन del V2 इज इक्वल टू I2 अपॉन V2 when V1 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 11। समीकरण 11 से देखेंगे अपन तो ये इक्वेशन आ जाती है अपने पास। अगर आप देखो बच्चों कि समीकरण 11 में अगर V1 बराबर 0 रखता हूँ मैं तो ये तो 0 हो गया और आउटपुट एडमिटेंस निकालेंगे अपन प्रवेशता निर्गत प्रवेशता तो V2 को नीचे लाऊंगा तो मिलेगा मेरे पास I2 अपॉन V2 के रूप में अपन इसको बता सकते हैं। इसी प्रकार ये y आ गया और फॉरवर्ड का आ जाएगा अग्र का कि अग्र अंतरित प्रवेशता जो है तो अग्र अंतरित प्रवेशता को भी अपन इस तरह से निकाल के बता सकते हैं y21 इज इक्वल टू del I2 अपॉन del V1 I2 अपॉन V1 कब? when V2 इज इक्वल टू 0। समीकरण 11 में अगर V2 का मान 0 करेंगे अपन तो YF आ जाता है। यहाँ देखो V2 अगर 0 करते हो तो ये तो 0 हो गया और YF का मान निकालेंगे तो I1 Y2 अपॉन V1 के रूप में अपन निकाल के बता सकते हैं। तो ये चारों प्रवेशताएं जैसे Z प्राचाल में निकाली थी अपन ने, Z प्राचाल में प्रतिबाधाएं निकाली थी क्योंकि वो ये प्रवेशता है। यहाँ से भी एक बात और बता दूं, जैसे प्रतिबाधाओं में देखा था उसी तरह प्रवेशताओं में देखो धारा अपन वोल्टा ये प्रवेशता बताती है, धारा अपन वोल्टा, धारा अपन वोल्टा, धारा अपन वोल्टा, तो ऊपर धारा नीचे वोल्टा, इसका मतलब ये प्रवेशता। अगर इसी तरह जेड प्रतिबाधाओं में देखोगे तो इसका उल्टा है, वोल्टा अपन धारा। जब वोल्टा अपन धारा है तो वो प्रतिबाधा का विमाय आ जाती है वहां पे और यह प्रवेशता की विमाय आती है। इन सबको अगर लिखो एक साथ समीकरण पहले वाली में तो ये इक्वेशन बन जाएगी I1 इज इक्वल टू y11 V1 प्लस y12 V2। ये आ गई इक्वेशन 12। दूसरी I2 इज इक्वल टू y21 V1 प्लस y22 V2। ये इक्वेशन आ गई अपने पास 13। ये दोनों इक्वेशन जैसे मैंने जेड में 5-6 बताई थी इसी तरह प्रवेशताओं में ये दोनों इक्वेशन 12 और 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे कहीं भी काम आएगी तो इन्हीं इक्वेशन को लेके काम किया जाता है। अगर इसकी मैं मैट्रिक्स बनाऊं तो आप लोग भी सीधे सीधे समझ गए होंगे अब तो कि I1 I2 और इधर आ जाएगा y11 y12 y21 y22 और यहाँ है अपने पास वोल्टा V1 V2। ये इक्वेशन 14 जो मैट्रिक्स फॉर्मूला बताती है। तो यहाँ ये बच्चों अपन ने यहाँ पे अभी दो देखी, कौन कौन सी? Z पैरामीटर देखा और फिर देखा अपन ने Y पैरामीटर। अब एक लास्ट
एच पैरामीटर। एच पैरामीटर में क्या है जहां वाई और जेड इंडिपेंडेंट थे अलग अलग या मिक्स है। भाई एक में देखा अपन ने मूलतः धाराओं पे निर्भर कर रही थी, दूसरे में देखा अपन ने धाराएं मूलतः पे निर्भर कर रही थी। अब ये जो है इसको संकर प्राचाल भी बोलते हैं। तीसरा जिसमें अपन ये कह सकते हैं जिसको एच प्राचाल, एच प्राचाल या संकर प्राचाल या एच पैरामीटर के नाम से इसको बताया जाता है। यहाँ क्या मिक्स हो गया, कैसे V1 जो है ये I1 और V2 दोनों पे निर्भर करती है। इसी तरह I2 जो है F6 I1 और V2 दोनों पे निर्भर करती है। मतलब वोल्टा धारा वोल्टा पे निर्भर है, कोई स्वतंत्र नहीं, धारा और वोल्टा पे निर्भर है। तो ये मिक्स ले लिया, इसलिए इसको संकर प्राचाल कहते हैं। और इसके लिए इक्वेशंस के वही तरीका आसान से का अवकलन करेंगे। d1 del v1 अपॉन del i1 di1 प्लस del v अपॉन v2 के रेस्पेक्ट में v2 dv2, ये इक्वेशन आई 15। इसी तरह यहाँ पे del i2, तो i2 को पहले i1 के रेस्पेक्ट में del i1 di1 प्लस i2 को v2 के रेस्पेक्ट में del i2 अपॉन del v2 dv2, ये हो गई इक्वेशन 16। तो दो अपने पास संकर प्राचाल के समीकरण आ गए। इस समीकरण से वापस वही, क्योंकि वक्त सरल रेखीय छेद में आंशिक अवकलज का मान नियत रहता है, इस वजह से इनको लिख सकते हैं v1 hi i1 प्लस hr v2 और i2 hf i1 प्लस ho v2। ये इक्वेशन 17, ये इक्वेशन 18। इन 17 और 18 की जो एच प्रकार की इक्वेशन आई है, अब इनके वैल्यूज बता देता हूं मैं कि ये एच आई और ये इनको क्या बोलेंगे अपन, जैसे अभी अपन ने जेड प्राचाल और एच प्राचाल में निकाला, उसी तरह से इनको बताएंगे अपन कि भाई एच आई जो है वो है h11 del v1 del i1 इज इक्वल टू v1 अपॉन i1 कब, व्हेन v2 इज इक्वल टू 0। इसको लागू परिपथ की निवेशी, एक्चुअली में ये निवेशी प्रतिबाधा होगी। देखो वोल्टा अपन धारा, तो ये निवेशी प्रतिबाधा आपको बता रहा है ना। v2 इज इक्वल टू 0, अगर आप v2 बराबर 0 करोगे, ये 0 कर दिया यहाँ 17 में, ये 0 हो गया, hi का मान निकाला तो क्या आ गया, v1 और i1 को नीचे ले लिया तो v1 अपॉन i1। तो इसी तरह से hr h12 del v1 अपॉन del v2 v1 अपॉन v2 कब, व्हेन i1 इज इक्वल टू 0। समीकरण 17 से, अगर 17 से आप i1 0 रख दोगे तो hr आ जाएगा, तो hr का मान निकाल लिया। r का मतलब तो आप समझ गए होंगे, खुले परिपथ की व्युत्क्रम वोल्टा अनुपात कहलाता है। ये वोल्टाओं का अनुपात है, देखो ऊपर नीचे वोल्टा, ये भी ऊपर नीचे वोल्टा है ना, तो वोल्टाओं का अनुपात कहलाता है। आउटपुट का निकाला है, आउटपुट हो जाएगा S22 del I2 अपॉन del V2 I2 अपॉन V2 कब, when I1 इज इक्वल टू 0। समीकरण 18 से, समीकरण 18 में I1 बराबर 0 कर दो, HO आ जाएगा I2 अपॉन V2, और अपन यहाँ देख रहे हैं ऊपर धारा है नीचे वोल्टा है, तो ये प्रवेशता की विमा को बता रहा है, एडमिटेंस की। और प्रवेशता की विमा को बताने के लिए है ना, इसको अपन बोलेंगे O जो है आउटपुट को बताता है, तो खुले परिपथ की निर्गम प्रवेशता आउटपुट है ना, इसलिए इसको निर्गम प्रवेशता बताते हैं। और इसी तरह HF का मान आ जाएगा H21 del I2 अपॉन del I1 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1 व्हेन V2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह समीकरण 18 में देखो आप V2 0 करोगे HF आ जाएगा, HF I2 अपॉन I1 है ना, धाराओं का अनुपात, धारा लाभ हो गया एक्चुअली, आउटपुट धारा इनपुट धारा, तो ये धारा लाभ कहलाता है। तो लघुभुज परिपथ का अग्र धारा लाभ के नाम से ये जाना जाता है। और अगर इस सभी इक्वेशंस को 17-18 में अगर ये मान रख दिए जाए तो अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी, V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 और V2, ये तो बनेगी समीकरण 19। इसी तरह I2 इज इक्वल टू H21
I1 प्लस H22 V2, ये इक्वेशन बनेगी 20। और अगर इसकी मैट्रिक्स बनाए अपन तो V1 अपॉन I2, सॉरी V1 और नीचे आ जाएगा R2, इधर आ जाएगा H11, H12, H21, H22 और इधर आ जाएगा I1 और V2। ये मैट्रिक्स, ये 19-20 हाइड्रेट पैरामीटर की इक्वेशंस कहलाती है, जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने 5 से पहले बताई थी, फिर 10-11 बताई, इसी तरह हाइड्रेट पैरामीटर की इक्वेशंस है जिसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ बच्चों आज अपन ने 4 टर्मिनल जो नेटवर्क है उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज को बताने के लिए अपन ने पैरामीटर्स पढ़े उसके, और 3 पैरामीटर्स होते हैं Z, Y, H, इनको बताया, इनको देखा अपन ने, इनकी इक्वेशंस कैसे निकलती है इनको देखा। अब आगे के जो लेक्चर है उसमें डायरेक्ट अपन इक्वेशंस काम में लेंगे। मतलब अगर Z मेरे पैरामीटर से संबंधित है तो अपन ये बोलेंगे कि Z पैरामीटर में ये हम जानते हैं कि ये इक्वेशंस काम आते हैं, ये काम आएंगे अपने आगे। तो इसके बारे में मैंने लेक्चर दिया और आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप चाहो तो उनको भी आराम से देख के पढ़ सकते हो। अच्छा, नमस्कार।